नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ से आपको रीट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है सीडीपी का, जो क्वेश्चंस आपको 101% तैयार करते हुए चलना होता है। तो अगर अभी जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 27 फरवरी इसकी डेट निर्धारित की गई है, अगर आपने इस जो है के लिए फॉर्म भरा है, इस एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरा है, तो आप इस टॉपिक को तैयार करते हुए चलिएगा। इस टॉपिक का नोट्स बनाइए, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जल्द ही जो है सीटेट के लिए आपका फॉर्म आ जाएगा, जिसका एग्ज़ाम आपको जुलाई 2025 में देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं तकरीबन। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से मैं गाइड करता हूं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उसी तरीके से उसी को आधार बना करके आप अगर तैयारी करते हैं तो आप 101% पास ही नहीं होंगे, उससे भी बेहतर नंबर हासिल करेंगे। मतलब पास होने के साथ साथ आपके जो है मार्क्स भी 120 प्लस जो है टारगेट को टच करेंगे। ठीक है, फॉर्म जल्द ही आने वाला है। रिजल्ट ऑलरेडी आ ही चुका है, आपने रिजल्ट देख रखा होगा। जो लोग पास नहीं होंगे उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फिर से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, इसके जो तरीके हैं पास होने के, पढ़ने का, उसी तरीके को फॉलो करिए, तो सीटेट आपका कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, खैर सीटेट के लिए जब मैं वीडियोस डालूंगा तब जो है इस बारे में बात करेंगे। तो आइए जो है शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के जो है वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है 20 लाइक्स केवल मोटिवेशन के लिए है, ताकि मैं इस प्रकार से डेली जो है वीडियोस लेकर के आता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जब भी जो है दिया जाए, डाला जाए, तो वो जो है आपका आपके यूट्यूब में इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था या प्रस्तुत दिया था? तो देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास से मतलब होता है कि संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक से, ध्यान रखिएगा, बौद्धिक से। तो पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए 4 जो है अवस्थाएं बताई थी, 4 चरण बताए थे, और उस 4 चरणों को इन्होंने जो है डिफाइन किया था। ठीक है, मनोविज्ञान को समझने की, पियाजे ने मनोविज्ञान को समझने की जो है कोशिश की थी। और मनोविज्ञान का मतलब होता है, मनोविज्ञान वो क्षेत्र होता है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना को ग्रहण करना, भाषा को सीखा जाता है या बुद्धि के विकास पर फोकस करता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो बुद्धि का विकास मतलब बुद्धि, चेतना, विकास, समस्या समाधान की क्षमता ही विकास होती है। ठीक है, तो इसके 4 जो चरण बताए थे उसी की बात हो रही है। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की बात हो जाए तो ये पियाजे इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बातें जो मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस के माध्यम से, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो उसको सुनिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के 4 जो है चरण प्रस्तुत किए थे? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की थी पियाजे ने, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके उन्होंने 4 चरण बताए थे। इन 4 चरणों के नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। पहली जो चरण है उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा जो अवस्था है जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इन 4 चरणों के नाम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। इन 4 चरणों के बारे में मैं हर एक जब क्वेश्चन अभी जो मैं कराऊंगा उसको मैं हर एक तरीके से बता दूंगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादातर कभी कभी टीचर के द्वारा मिस हो जाता है, दूसरे टीचर्स भी मिस कर देते हैं। तो इसलिए नोट्स बना करके चलते जाइए, एग्जाम्स में आपके लिए ही फायदे का काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होते हैं? तो एक तरीके से पियाजे ने किस जो है 4 चरणों की बात हुई थी, तो 4 चरणों में से किस चरण में बच्चे के बारे में उन्होंने कहा था कि वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहली जो स्टेज है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी स्टेज में बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। वस्तु स्थायित्व के गुण का मतलब होता है
बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करता है ना, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करता है। वो उसको पता होता है कि कहाँ चीज़ें छिपी होती हैं। उसको इस बात का आभास नहीं होता इस स्टेज में, संवेदी प्रेरक स्टेज में, कि जो चीज़ वहाँ से वहाँ पे अगर वो चीज़ छिपी हुई वस्तु ना भी हो तो भी जो है, जैसे आपने कोई चीज़ बच्चे के सामने कोई छुपा दी, अब आपने जो है टॉफ़ी, अगर मान लीजिए अलमीरा खोल के टॉफ़ी देंगे तो बच्चा हर दिन अलमीरा ही ढूंढेगा। उसको इस बात का आभास नहीं है कि उसको लगता है यहीं से ये सामान निकलता है, ठीक है। उसको हटा करके दूसरी जगह भी रख दोगे तो वो वहां नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा वहीं पे। तो वस्तु स्थायित्व का यहां मूल अर्थ निकलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा प्रतीकात्मक सोच का हो जाता है। मतलब दूसरे के इशारों को समझने का जो है कोशिश करने लगता है ना। टिट फॉर टैट वाला स्टेज होता है। बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण को जो है कोशिश करता है, लेकिन समझने की दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता है। इस स्टेज में दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है। ध्यान रखिएगा, बच्चा अहम केंद्रित होता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है एक तरीके से यथार्थवादी होने लगता है, मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है ना। और कह दीजिए कि तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है, सहयोग करने की भावना डेवलप होती है, मतलब सहयोगात्मक खेल जो है खेलने लगता है, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रिया का मतलब होता है सेंसेस के द्वारा, सेंसेस के द्वारा, है ना, सेंसेस द्वारा आभास हो जाए। तो जैसे आपने बच्चे की उंगली छू ली, पकड़ ली, तो आभास हो जाता है। तो बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, पहला स्टेज है। और इस स्टेज की एज जो होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो बच्चा सेंसेस द्वारा जो है सीखता है हर चीज़। तो शुरुआत में बच्चा बोल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, उसको विचार, उसके भाषा डेवलप नहीं होती है ना, सामाजिकीकरण हुआ नहीं होता है। तो इस स्टेज में बच्चा सेंसेस द्वारा सीखता है कि मुझे भूख लगी है तो वो कुछ अलग तरीके से एक्शंस करेगा, उसको दर्द होगा तो कुछ एक्शंस करेगा, है ना। खुश होगा तो देखिए खूब हंसेगा, पैर पटकेगा, पैर मारेगा, उछलेगा, है ना, कमर के बल उछलने की कोशिश करता है ना। तो ये सारी, जैसे पेट भूखा होगा तो बहुत सारी, तो आप पकड़ेंगे, उस उंगली पकड़वाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत आपकी उंगलियां पकड़ लेगा, है ना। उसको पता होता है कि मम्मी कौन है, स्पर्श के माध्यम से, है ना, सेंस इंद्रियों के माध्यम से वो समझ जाता है कि ये मम्मी की गोदी है कि किसकी गोदी है ना, किसकी आवाज़ है, ये सारी चीज़ें जो है समझता है। तो संवेदी प्रेरक स्टेज में ही ये होता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है चूसना, पकड़ना, देखना और सुनना जैसी बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से अपनी समझ विकसित करते हैं। तो बच्चा चूसता है, पकड़ता है, देखता है, सुनता है। सुनना मतलब मम्मी की आवाज़ सुन लिया, है ना, क्योंकि उसको अभी ज्ञान नहीं होता है, तो बस वो सेंसेस के माध्यम से जो है चीज़ों को समझ रहा होता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है, ठोस वस्तुओं को देख करके चीज़ों जैसे अरे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि इस स्टेज में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचता है ठोस वस्तुओं को देख करके। तो 2 एप्पल रखे हुए हैं, है ना, 2 एप्पल रखे हुए हैं, तो उसको देख करके जो है बता देगा कि ये 1 और 2 एप्पल है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है तार्किक रूप से सोचने लगता है, यहाँ तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। लेकिन इस स्टेज में बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है जब तीसरे स्टेज में होता है तो बच्चा दूसरों के भी दृष्टिकोण को समझने लगता है, ठीक है। भाषा का विकास भी इस स्टेज में सबसे तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, मैंने आपको हर स्टेज के बारे में बता दिया है।
अब क्या होता है कि बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक जो व्यक्ति होगा वो अमूर्त सोच वाला हो गया। अमूर्त सोच का मतलब होता है इमेजिनेशन, वो मन में अपने क्रियाओं को करते हुए चीज़ों को सोच लेता है कि ये करना है ना। अमूर्त सोच वाले कौन हो सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट, है ना, कुछ जो है नया क्रिएट करने वाले होते हैं, नया क्रिएटर होते हैं, कुछ जो है वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं, है ना। तो ये अमूर्त सोच वाले होते हैं एक तरीके से। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो यहाँ पे आंसर हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज किस एज की होती है, 11 से अधिक साल के बच्चे की ये स्टेज में होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा जो है परिकल्पना करने लगता है ना, परिकल्पनात्मक, इसे अगर नाम आ जाए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जगह परिकल्पनात्मक चिंतन अवस्था तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां पे चीजें समझ गए। इस स्टेज में बच्चे के भाषा का विकास भी सबसे तेजी से होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चे की बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इस स्टेज में चीजें जो है, बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है तो वो ठोस वस्तुओं के साथ साथ संभावनाओं को भी समझने लगता है। ध्यान रखिएगा, मूर्त अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के साथ मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा ठोस वस्तुओं के साथ साथ उसकी संकल्पनाओं पे भी बात करने लगता है ना। इन लाइंस को नोट कर लीजिए, यही एग्जैक्टली लाइन एग्जाम्स में पूछी जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि क्या इसका आंसर देना है। तो मैं जो बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए। परिकल्पनाओं के माध्यम से सोचता है, समस्या समाधान बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है, ऑप्शन बी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोचने और काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क करने लगता है। तो देखिए, अमूर्त रूप से सोचने और काल्पनिक चीजों के बारे में तर्क करने लगता है तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठोस वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, उसके साथ साथ उन संभावनाओं के बारे में भी बात करने लगता है। भाषा का विकास भी इसी में ज्यादा होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। अमूर्त रूप से काल्पनिक समस्याओं का मतलब होता है, देखिए जैसे मैंने, मान लीजिए आपको कोई समस्या के बारे में बताया, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में प्रमुख कारकों के बारे में बताएं, तो अब आप अमूर्त में ही सोच रहे हैं, इमेजिनेशन की पर्यावरण प्रदूषण, अच्छा पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अच्छा, अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण कैसे कैसे होता है, तो यार वायु प्रदूषण तो जो है गाड़ी से निकलने वाला धुआं भी होता है, और जो आप घर में जो है कोयला वेला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। फिर जब आप देखते हैं कि यार घर के बाहर तो कारखाने भी जल रहे हैं, इससे भी प्रदूषण होता है। तो इन सब कारकों के बारे में मन में ही सोचना, काल्पनिक रूप से सोच पाना, यही अमूर्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की किस अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्क या समस्या सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी तक तर्क का जो है उपयोग करना शुरू कर देता है। तो यहां पे बच्चा जो है वही चीज बोल रहा है कि 9 का जो आंसर है, यहां पे बच्चा मूर्त सोच वाला है। और ये कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज। एज क्या है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जहां पे बच्चा जो है यथार्थवादी बच्चा होने लगता है, तर्क द्वारा समस्याओं का समाधान करने लगता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है, सहयोगात्मक खेल को जो है मतलब खेल की भावना आ जाती है बच्चे में, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं 4 अवस्थाओं में, और कुछ बताने के लिए नहीं है, बस आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि इन 4 अवस्थाओं में किस प्रकार के बच्चा गुणों को प्रदर्शित करता है। अगर बेसिक जानकारी आपको पता हो गई तो आप शब्दों को समझ गए, तो आप कभी भी यहां से पूछे गए क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटी है। पर आपको समझना होगा, आप जल्दीबाजी में करते हैं तो गलत हो जाता है, फिर फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हीरो मत समझिए, अपने आप को पढ़ने के पे जोर दीजिए, जो आपको पढ़ना है उस पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। समस्या यही होती है कि ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। आप लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हो कि कोई पेड बैच दे दे, पीडीएफ में। आप अक्सर यूट्यूब जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने जो है टीचर पेड बैच बांट रहे होते हैं, 499 500 रुपये में मैं आपको सीटेट पढ़ा दूंगा। भैया मेरे इसमें तो ये मतलब तो बैच लेने लायक ही नहीं है ना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतने चैनल्स मिल जाएंगे, इतने जो है पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, मेरे खुद के चैनल में आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे, इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, और क्या जानोगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है। और अगर मैं थ्योरी भी आपको कराता हूं, और क्या चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक वाइज थ्योरी हो रही है, टॉपिक टू टॉपिक वाइज पेपर्स हो रहे हैं, डेली पेपर हो रहे हैं,
है ना। पूरे एग्जाम आते आते जो है मैं कम से कम 60-70 पेपर करा देता हूं, और वो भी पेपर आप नहीं करोगे तो फिर कैसे क्या करोगे बताओ। तो पास फेल का जो है केवल इतना ही अंतर है कि आप कितना दिमाग लगा पा रहे हैं और आप टीचर के द्वारा बताई हुई बातों को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जो है, मतलब नन्हे वैज्ञानिक का, तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा, किसने कहा? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं ये बताया। तो ये है पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि पियाजे ने यह भी क्लियर कर दिया था कि उन 4 चरणों से ही होके बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास को हासिल कर सकता है। इन 4 चरणों को मिस नहीं कर सकते, मतलब इन 4 चरणों को छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये 4 चरण एक क्रम में ही चलेंगे, उसकी एज उम्र होगी और उस उम्र में ही वो चरण पे आएगा। तो एक क्रम में चलेंगे, किसी क्रम को छोड़ा नहीं जा सकता, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो बच्चे एक निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत 4 चरण प्रस्तुत किए। 4 चरणों के नाम आपको मैंने बताया, संवेदी, प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये एक निश्चित क्रम में ही चलेंगे और अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। पहले जो है संवेदी प्रेरक में आएगा, फिर बच्चा 2 साल के बाद जब तीसरे साल में आएगा तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। फिर जो है 6 के बाद आएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। फिर 11 साल से अधिक इस स्टेज में बच्चा आएगा तो वो आ जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये तो बिल्कुल सही है। सीखना ज्ञान का सक्रिय निर्माण है। जैसे जैसे आप सीखेंगे आपका जो है ज्ञान जो है बढ़ेगा और आप एक मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है आपका होगा। यही तो ज्ञान द्वारा ही जो है सीखना जो है ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना होता है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि संज्ञानात्मक, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात को काटिएगा नहीं और आगे मत बढ़िएगा। तो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था पियाजे ने। तो इसमें कुछ 4-5 चीज़ें थी। एक तो अनुकूलन था, एक था आत्मसातीकरण, एक था समायोजन, एक था संतुलन, एक था स्कीमा। तो यहाँ पे दो शब्द दिए गए, आत्मसातीकरण और समायोजन, इसको जान लेते हैं। तो आत्मसातकरण जिसे कहते हैं असिमिलेशन, ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, आत्मसात करना। ठीक है। समायोजन मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके उसी के वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है। तो यहां पे चीजों को दोनों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये यहां पे शामिल है। यहां पे संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक संपर्क को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना था। तो यहां पे आंसर हो जाता है गलत, या कथन यहां पे सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने उन ढांचों को जो सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यायित करते हैं कहा जाता है। तो सूचना को मैंने अभी आपको बताया था कि पियाजे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं हैं, जिसमें अनुकूलन एक शब्द दिया है। ऑप्शन यहां पे आंसर हो गया डी। इसका मतलब होता है वातावरण के साथ जो है आप तालमेल बिठाना, अनुकूलन करना, अपने आप को उसके साथ ढालना। अनुकूलन का इंग्लिश में मतलब होता है एडॉप्टेशन, एडॉप्ट करना। ठीक है। तो उस चीजों को एडॉप्टेशन मतलब, तो उन ढांचों जो सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यायित करते हैं, यही होता है अनुकूलन। स्कीमा का क्या मतलब होता है? तो ये भी पियाजे ने कंसेप्ट दिया है। इसमें कहा है कि जो भी विषय के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, वो ही होता है स्कीमा। अब बच्चे जो होते हैं, बच्चा जो है जो भी दिमाग में भर रखा है वो एक इंफॉर्मेशन है, और अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती उसी चीज के संबंध के बारे में, उसी चीज के बारे में, तब क्या करते हैं कि आप उनमें परिवर्तन करते हैं। तो नए अनुभव को पहले के अनुभव के साथ जोड़ देना ही स्कीमा होता है।
इसको अगर एक डेफिनेशन के बारे में देखे जाए तो नए अनुभव को पहले के अनुभव से जोड़ना या अपने अनुभवों को संगठित करना ही स्कीमा कहलाती है। आत्मसात और समायोजन मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं। देखिए प्याजे में मैंने आपको जो 12 क्वेश्चन कराए हैं, बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने आपको 30 करा दिए होंगे। सारी बातें मैंने आपको बता दी, चारों अवस्थाओं के बारे में बता दिया, हर अवस्था के बारे में बहुत क्लियर तरीके से बता दिया। उसके बाद मैंने कंसेप्ट बताए हैं आपको पियाजे के 4 कंसेप्ट है, तो एक तरीके से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे ही। तो बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोहलबर्ग। अब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के कौन सा सिद्धांत, पहले तो ये क्वेश्चन जान लेते हैं, यहां पे मुझे आई गेस मैंने दिया नहीं। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस विकास के तहत इन्होंने कितने स्तर जो है बताए थे? तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के जो स्तर बताए थे वो थे 3, ध्यान रखिएगा 3 स्तर। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन यहां पे। अब वो 3 स्तर क्या है? तो एक तो 3 स्तर ये हैं कि यहां पे पहला जो स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल में कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, और कन्वेंशनल लेवल में होता है परंपरागत स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत स्तर। हर स्तर में 2 जो है वो होते हैं, चरण है इसके, है ना। तो इस तरीके से 3 चरण, 3 स्तर और 2 जो है इसके जो है क्या बोलते हैं स्टेजेस हैं, ठीक है। 2 स्टेजेस इसके होंगे, 2 स्टेजेस इसके होंगे, 2 इसके, तो 6 स्टेजेस टोटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग की जो है अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए 3 चरण, और 3 चरण में कितनी अवस्थाओं की बात हो रही? तो हर चरण में 2 स्तर हैं, तो यहां पे हो गया 6, ठीक है। ठीक, यहां पे चीजें समझ गए? तो चीजों के नाम याद रखिएगा। नैतिक विकास के तीनों चरणों के नाम आपको याद रखना है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और हर कन्वेंशनल लेवल के अपने दो जो है अवस्थाएं दी गई, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस में आपको मैं वो सारी अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा जो है नैतिकता, बच्चे के अंदर नैतिकता जो है बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है, और जो भी नैतिकता मिलेगी वो बाहर से मिलेगी। मतलब बाहर से कौन होगा? या तो माता पिता उसको नैतिकता के पाठ पढ़ाएंगे, या तो स्कूल में वो नैतिकता का पाठ पढ़ेगा। उसके अंदर सेल्फ इतना ज्ञान नहीं होता कि वो समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए नैतिकता या तो अनुपस्थिति होती है नैतिकता की, या फिर नैतिकता उसको बाहर से दी गई होती है, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेज है? तो वो है पहला, पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता तो वो नोट कर लीजिए। और ये 2 स्टेज, जो ये पहला स्टेज है, इसके 2 चरण, 2 मैंने अवस्थाएं हैं। उस अवस्था का नाम है दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था, और दूसरा जो अवस्था है जिसे कहते हैं पर्सनल रिवॉर्ड, ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड या म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो पारंपरिक अवस्था में जो पहला वाला है दंड एवं आज्ञा पालन, इस स्टेज में जो बच्चा होता है नैतिकता तो उसके अंदर होती नहीं है, तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। जैसे उसको पता है कि अगर मैंने ये टॉफी खा ली या रखी हुई चॉकलेट खा ली तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, इस आधार को सोच बना करके वो चीज़ों को नहीं खाता है। या फिर उसके लिए कोई चॉकलेट आई और पापा ने कहा या मम्मी ने कहा या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने कहा कि बेटा चॉकलेट दीदी से बांट के खाना, और वो चाहे तो खा सकता है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने खा ली तो मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। इस आधार से बचने के लिए तो बच्चा इस स्टेज में कह सकते हैं कि स्वार्थी होता है, लेकिन बेचारा क्या करे, वो डांट और मार से बचने के लिए जो है वो नैतिकता को फॉलो करता है। तो यहाँ पे पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसमें जो पहला स्टेज है जो दंड एवं आज्ञा पालन का स्टेज, इस चीज के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था से संबंधित है?
तो देखिए नैतिक तर्कणा जो है की बात करें, अगर नैतिक तर्क मतलब होता है सही और गलत में आप किस तरफ जाते हैं, तो सही और गलत में सही की तरफ जाना ही नैतिकता की बात होगी, है ना। तो यहां पे आप मेरे लिए कर दे तो मैं आपके लिए कर दूंगा। तो यहां पे म्यूचुअल यहां पे जो चीजें हो रही हैं, तो यहां पे सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के तहत हो रही है। ऑप्शन यहां पे बी होगा, ठीक है। सामाजिक अभिमुखी अभिबंध में क्या होता है कि यहां चीजें जो है सामाजिक रूप से जो है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, एक दूसरे के लिए काम करता है। सामाजिक नियम अगर गलत है तो उसे जो है उसे बनाए रखूंगा, सुधार करने का भी प्रयास करूंगा, यही होता है इसमें। सामाजिक अनुबंध जो है मतलब सोशल ओरिएंटेड स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट, रोहित ने अजय की डेस्क से ले ली हुई पेंसिल वापस रख दी। रोहित ने क्या की कि अजय से एक पेंसिल जो है चुरा ली होगी, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, फिर सजा मिलने का डर था। तो कोलबर्ग के किस स्थान पर कर रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा जो भी कार्य करता है वो नैतिकता उसके अंदर होती ही नहीं है, नैतिकता होती नहीं है। तो नैतिकता वो मिल रही है उसको बाहर से, और वो डर, मारपीट, मम्मी की मार से या डर के कारण नैतिकता को फॉलो करता है। तो ये है पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। जो भी उसे मिलता है नैतिकता उसको बाहर से मिलती है, बाहरी कारणों से निर्धारित होती है उसकी नैतिकता, ठीक है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो बच्चे के नैतिक विकास के अध्ययन के लिए उसने खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन किया था, बिल्कुल भी नहीं। प्रायोगिक विधि का यूज किया था, नहीं। मात्रात्मक शोध विधि, नहीं। बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और उस अनुक्रियाओं की सह समालोचना करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी नैतिक दुविधाएं बच्चों के सामने प्रस्तुत की, जैसे है ना, जैसे बच्चे को 2 चॉकलेट दे दे और कह दे कि दोनों बच्चे की पसंदीदा चॉकलेट दे दे, उससे कह दे कि केवल एक चॉकलेट उठाना है, तो वो एक चॉकलेट कौन सी उठाएगा, इस बात पर नैतिक बच्चा दुविधा पे पड़ जाता है। तो नैतिक दुविधा में मतलब होता है कि 2 सही चीजों में उसको किस चीज को चुनना है, ये होता है नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कणा में होता है कि जहां सही और गलत में सही की ओर चुनना, वो नैतिक तर्कणा होती है। माता पिता में किसको चुनोगे, तो ये बेचारा बच्चा दुविधा में पड़ गया कि नहीं, क्योंकि प्यार तो वो दोनों से करता है, अब चुनना उसे एक है ना। तो वो क्या करेगा, तो बहुत देर तक तो बोलेगा ही नहीं कि नहीं 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 नहीं, है ना। फिर वो सोचेगा कि मम्मी पापा में से सबसे ज़्यादा गिफ्ट मुझे चॉकलेट कौन लाता है, तो अगर वो मम्मी हुई तो मम्मी को चुन लेगा, इस तरीके से होगा ना। तो यहां पे होता है ऑप्शन, यहां पे डी होगा। नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो है नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यदि वो सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते हैं तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये किस अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पे बच्चा जो होता है, यहाँ पे आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और ये आता है 3rd स्टेज में। 3rd स्टेज है जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसमें जो भी होता है नैतिकता, वहां पे पहले स्टेज में नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, और इस स्टेज में बच्चे के अंदर नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, मतलब नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि सामान्य भलाई के लिए नियमों को बनाता है, और अगर उसमें चेंजेस करने की जो है होता है, अगर उम्मीद होती है तो उसको बदलने का भी प्रयास करता है, ठीक है। दंड और आज्ञापालिता जो होती है, आज्ञा पालन वाला, ये पहला स्टेज है। मैंने आपको बताया था दंड से बचने के लिए जो है आज्ञा का पालन करता है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो होता है वो 2nd स्टेज में है, दूसरा चरण जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 स्टेजेस जो होती हैं, गुड बॉय और बैड गर्ल वाली होती है। गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है, और उसके बाद होता है लीगल ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास में क्या होता है कि भाई इसको कह सकते हैं कि इसको जो होता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की इसलिए होते हैं कि जो है इसमें नैतिकता जो है नैतिकता बच्चे के अंदर नैतिक व्यवहार का कारण जो होता है उसकी स्वीकृति का प्राप्त करना होता है, दूसरों द्वारा जो है निंदा से बचना का होता है। तो बच्चे एक दूसरे की निंदा नहीं करते, एक दूसरे को जो है सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा बच्चा बनना होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे
कोलबर्ग सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया को हम नैतिक तर्कणा कहेंगे। तर्क या नैतिक तर्कणा, तर्कणा भी कह सकते हैं। तो जहां पे तर्क कर सके, नैतिक रूप से तर्क कर सके और फिर ये बता सके कि नहीं भैया यही सही चीज है, चोरी करना गलत है ना, और क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है। लेकिन अगर मेरी जान पे आ जा रही है और मुझे कोई ऐसी चीज जो मैं खरीद नहीं सकता, मैं भूखा मर रहा हूं और सामने खाना रखा हुआ है और मेरे पास पैसा ना हो, सामने वाला खिलाने के लिए राजी ना हो, तो ऑब्वियसली मैं चोरी करके खाऊंगा। कोशिश तो यही रहेगी कि अभी के लिए फिलहाल मैं चोरी कर दूं, फिर बाद में देखूंगा। तो यही होता है नैतिक। आप किस चीज को सही मानते हैं, इसको तर्क देना पड़ेगा, ठीक है। नैतिक दुविधा में क्या होता है, सही और गलत में, दो सही चीजों में किसको चुनेंगे आप, वही नैतिक दुविधा होती है। मम्मी पापा में जो है आप किसको चुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो एक टीचर जो होता है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना के नहीं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश। तो कठोर तो बिल्कुल भी नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन सी। बच्चों को नैतिक मुद्दों में शामिल करेंगे, नैतिक मुद्दों में जो है बातचीत करेंगे, आदर्श रूप में बच्चे के सामने हम खुद व्यवहार करेंगे। बच्चे को जैसा बनाना है वैसा बनाने के लिए आपको भी वैसा बनना पड़ता है, आपको भी बच्चे के साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है ना। तो तभी बच्चे के अंदर नैतिकता जागृत होगी। आप खुद जो है ट्रैफिक नियमों को फॉलो कीजिए, आप खुद बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बोलते जाइए, तो वो सुनेगा और फिर वो ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य डेवलप होते हैं। अगर कम उम्र, मेरा एक हमेशा सलाह रहती है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से हमेशा नैतिक कार्य कराते जाइए। जैसे कभी कभी जो है जब भी बाहर जाओ, तो अगर कोई भी भूखा प्यासा बैठा हो तो उसके बच्चे के हाथ से ही बिस्किट हो, कुछ भी खाने का हो, वो ही दिलवाइए। तो बच्चा देखता है कि इससे क्या होता है और उसके अंदर एक नए तरीके की जो है इमोशंस डेवलप होते हैं, ठीक है। और आप अपने बच्चों को कभी भी गुस्सा करने के लिए प्रेरित मत करिए कि किसी ने कोई गलती कर दी, आपके घर में नौकर है, आपके घर में छोटा कोई काम करने वाला और उसने कोई गलती करे तो आप उस पर चिल्लाने लगे, मारने लगे, डांटने लगे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, यहाँ पे चीजें समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रस्तुत किए थे, तो वो पियाजे ने। पर यहां पे बता रहा है, स्पेशली डायरेक्ट बता रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति के सिद्धांत की बात हो रही है। तो ये सिद्धांत था वाइगोस्की का। मतलब वाइगोस्की ने माना कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास के लिए समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब बच्चा जो है समाज और संस्कृति में परस्पर तालमेल करके, परस्पर क्रियाएं करके, परस्पर उनके साथ बैठ उठ करके सामाजिक रूप से उठेगा बैठेगा, सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेगा। इस तरीके से बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो वाइगोस्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का अगर नाम कहीं पे भी आ जाए तो वाइगोस्की उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के किन पहलुओं को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक, इसको तो इन्होंने सबसे पहले तो इसको इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। मतलब महत्वपूर्ण इसलिए माना है कि ये दोनों मिलकर के बच्चे के अंदर भाषा का निर्माण करेंगे। तो यहां पे जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। एक बार कई बार ऑप्शन ये भी आ जाता है कि क्या खेल को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो ध्यान रखिएगा, खेल में सहयोग की भावना होती है। बिना पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक संपर्क के खेल नहीं खेला जा सकता, है ना। तो खेल जो है सामाजिक रूप से होता है, ठीक है, असामाजिक रूप से नहीं खेला जाता है। खेल के लिए सामाजिक रूप होना चाहिए, व्यक्ति का सामाजिक। एक पागल खेल नहीं खेल सकता है, एक सभ्य व्यक्ति ही खेल खेल सकता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति, क्रिकेट खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, है ना, और कोई अन्य गेम खेल रहे हो, तो खेल में सामाजिक, तो यहाँ पे खेल भी उसको टिक करना होगा। यहाँ पे जैविक कारक को महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने जो बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मैं अक्सर देखता हूँ कि क्या क्वेश्चंस में गलत करते हैं, किन क्वेश्चंस को वो समझ नहीं पाते, इसलिए मैं ऐसी बातें आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, एक अध्यापिका शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है।
तो ये तो होती है, देखिए, सहपाठियों से अंतर क्रिया कराकर और सहारा देकर अध्यापन करती है। तो इसका मतलब है कि ये सहयोग, सामाजिक जो है संपर्क की बात हो रही है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है। आंसर हो गया, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो आपको मैंने बता दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे। पियाजे ने इन्होंने 4 चरण दिए थे। लेव वाइगोस्की ने जो है इन्होंने क्लियर सामाजिक और संस्कृति को ही महत्वपूर्ण माना है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि जो है एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार की हो सकती है ना। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। जनरल बुद्धि के अलावा विशिष्ट बुद्धि को भी डिफाइन किया था, बहुत सारी बुद्धियों को, जैसे म्यूजिक में अच्छा होता है। अगर ये बुद्धि वाला वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो पे चले जाइए, अभी जो है लास्ट के 2-3 वीडियो में आप जाएंगे तो बुद्धि से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, अब कब शामिल करते हैं, जब जो है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। बच्चों से रिलेटेड अगर आप गतिविधियां कराएंगे स्कूल में, क्लासरूम में, घर पे, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेंगे, व्यस्त हो जाएंगे और सक्रिय रूप से भाग लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे भी। अगर वो जो चीज़ उनके इंटरेस्ट की ना हो, जो उन चीज़ उनको इंटरेस्ट में ना हो, उन चीज़ को सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं सीखेंगे, या फिर बहुत देर से सीखेंगे या बहुत हल्के रूप में सीखेंगे। आज सीखेंगे फिर कल भूल जाएंगे। तो गतिविधियां उनके संदर्भ में होनी चाहिए, बार बार रटने और दोहराने वाला होने नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। सामाजिक भावनात्मक की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, नकारा जाता है, बिल्कुल भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, इस टर्म को बहुत अच्छे तरीके से आपको रट लेना है। समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसे कहते हैं ZPD, जोनल ZPD, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र, किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा कराना, और वो सहायता करने वाले व्यक्ति जो होगा उसको नॉलेज होगी इससे अधिक, तो ZPD यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे समीपस्थ विकास का मतलब होता है, तो ये जो होता है निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल, तो शिक्षण और मूल्यांकन के लिए होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन कौन करेगा, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखेगा, है ना। पढ़ाएगा कौन, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज करेगा। तो यही है, क्या आपको आता है और क्या नहीं आता, उसके बीच का जो होता है वो सिद्धांत होता है ZPD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक टीचर अपने बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। मतलब उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया, उसके बाद कह रही है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो आधा किया हुआ हल क्वेश्चन दे रही है, तो इसका मतलब है कि टीचर जो है बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे रही है, टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से पढ़ा रही है। और टेम्परेरी हेल्प जो होता है वो होता है पाड़, स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में याद रखिएगा, इस इंग्लिश वर्ड बहुत ज़रूरी है इसका, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं पाड़, या फिर कह सकते हैं हिंदी में मचान शब्द भी आ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेरी हेल्प शब्द बस इतना याद कर लीजिए कि यहाँ पे बच्चे को आधा हल किया हुआ जो उदाहरण देती है, तो एक तरीके से वो आधा हल इसलिए देती है कि वो टेम्परेरी हेल्प हो जाएगी और फिर बाद में उसी हेल्प को आधार बना के चीज़ें करता है। जैसे आपने कई बार होता है कि 2 साल का बच्चा है या 3-4 साल का बच्चा है, आपने उससे कहा कि ABCD सुनाओ, अब वो ABCD सुना रहा है और आग बीच में जाके अटक जाता है, फिर आप उसको टेम्परेरी हेल्प दे करके बताते हैं कि अरे ये होगा, तो वो तुरंत फिर आगे बढ़ जाता है ना। तो यही होता है टेम्परेरी हेल्प। यही टेम्परेरी हेल्प धीरे धीरे करने से जो है बच्चा जो है कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है, फिर वो जो सीखा हुआ कार्य उसके साथ हमेशा जीवन पर्यंत रहता है, ठीक है। एक समय होगा जब आप ABCD भी नहीं सुना पाते होंगे, और आज आपसे ABCD कोई भी पूछ ले, 1 2 3 कह ले या टेबल कह ले, तो वो आप कभी नहीं बोलते, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो ZPD का सिद्धांत वो है वाइगोस्की का, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ZPD स्कैफोल्डिंग जिसे कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, और ZPD मतलब मोर नॉलेज। ZPD का मतलब होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा कराना, ठीक है, जैसे अपने कार्य को पूरा कराना, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद एक और आता है MKO। ये 3 जो है टर्म्स को पियाजे से जोड़ लीजिए, वाइगोस्की से जोड़ लीजिए। तो स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेज अदर्स, मतलब दूसरे से ज़्यादा नॉलेज रखना।
तो मोर नॉलेज अदर्स होता है कि जो भी आप कार्य सीख रहे हैं तो आपके लिए वो कार्य अकेले सीखने के लिए मुश्किल है। आप खुद अगर सीखने बैठेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति को आपके लिए बुलाएंगे, फिर वो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, सब कुछ सिखाएगा, बताएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, फिर जो है आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने वाले की तुलना में अधिक बेहतर और उच्च क्षमता होना चाहिए, जैसे टीचर होता है, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो यहां पे मोर नॉलेज अदर का ये मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी वाणी की अवधारणा प्रस्तुत कर निजी वाणी की जो है अवधारणा दर्शाता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन याद रखिएगा, वाइगोस्की ने जो है बच्चे के सीखने के लिए 3 टाइप की स्पीच बताई थी। एक थी सोशल स्पीच, एक थी प्राइवेट स्पीच और एक थी इनर स्पीच। इसको भी एक जगह नोट कर लीजिए। सोशल स्पीच का मतलब होता है सामाजिक वाणी, ठीक है, जिसमें क्या होता है सोशली इंटरेक्शन करके बच्चा जो है अपनी जो है भाषा का डेवलपमेंट करता है, अपने जो है संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट करता है। सामान्य सी क्रिया है भाई, हम लोग आपस में अगर उठेंगे बैठेंगे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब बातचीत करेंगे तो भी एक दूसरे से ज्ञान जो है बातें शेयर करेंगे, उसी से तो हमारा बौद्धिक जो है क्षमता का विकास होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल समान है। उसके बाद एक जो होती है जिसे कहते हैं निजी वाणी, जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी वाणी कह लीजिए। इसमें क्या होता है, ये वाणी होती है 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 4 वर्ष के बच्चे की आमतौर पर मानी जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करता है, खुद से ही बात करता है, खुद से बात करता है प्राइवेटली, मतलब बोल बोल करके बात करता है, लेकिन खुद से। एक शीशे के सामने खड़े हो गए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से करता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये सब जानता हूं, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इस तरीके से मान लो बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट स्पीच। अब आ जाते हैं तीसरी वाली बात पे, तो वो जिसे कहते हैं इनर स्पीच, जिसे कहते हैं हम आंतरिक स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है, प्राइवेट स्पीच ही अब इनर स्पीच हो गई। मतलब यहाँ पे प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल बोल करके अपना जो है चीज़ों को सॉल्व कर रहा होता है, शीशे के सामने खड़ा होगा। अब क्या है, बच्चा जो है शीशे के सामने खड़ा तो है लेकिन बोल नहीं रहा है, मन ही मन में चिंतन कर रहा है, अपनी समस्या का सुधार कर रहा है, मन ही मन में, सब कुछ मन ही मन में कर रहा है। तो बच्चा बोल नहीं रहा होता है, मन ही मन में जो है अपने से बात करता है और मन ही मन में जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो निजी वाणी का क्या बात हो रही है, तो यहां पे निजी वाणी की बात हो रही है। तो ये बच्चा जो है अपने क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का प्रयोग करता है, अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी होगा। नेक्स्ट, इन 3 वाणियों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाई देखो 3 चीजें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पहला चीज याद कर लीजिएगा, दूसरी चीज है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, मोर नॉलेज अदर्स, मतलब तीनों को याद कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो तीसरी चीज आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है 3 टाइप की स्पीच वाइगोस्की ने बताई थी, वो थी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। बस इसके अलावा वाइगोस्की से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है, देखिए बच्चे के अकेले के लिए बहुत कठिन है, परंतु कोई पौड़ या अधिक कुशल जो है साथी मिल जाए, उसकी सहायता से करना उसके लिए संभव हो जाता है। तो अकेले के लिए बहुत कठिन है, तो इसका फोल्डिंग तो टेम्परेरी हेल्प वाला होता है, तो टेम्परेरी की तो बात हो रही है, इसका मतलब उसको पता है लेकिन वो भूल जाता है, तो टेम्परेरी हेल्प हो गया। आसन्न विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं जेडपीडी, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। या फिर आसन्न विकास क्षेत्र ना हो करके हो जाता एमकेओ, मोर नॉलेज अदर्स। तो अकेले के लिए कठिन है, लेकिन मोर नॉलेज अदर्स मतलब तुमसे बेहतर वाले नॉलेज वाले व्यक्ति से संपर्क में आने से वो आप अपने कार्य को कर लेंगे। ठीक है, जैसे टीचर हो गया, बड़े बुजुर्ग हो गया, आपसे नॉलेज अधिक रखने वाला आपका दोस्त, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझ गए होंगे। 30 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, पूरा बेस था, ये मैंने सब कुछ करा दिया है, इसी बेस के आधार पर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियोस को बनाने में, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।